दोस्तों आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों आप सभी के लिए छात्रों से अधीक्षक का क्लास लेकर आया हूं, जो कि बाल मनोविज्ञान शिक्षा शास्त्र से संबंधित आपको मैं यहां पर 30 क्वेश्चन बताऊंगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। आप सभी जो भी अभ्यर्थी छात्रों से शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, जुलाई अगस्त में इसकी जो एग्ज़ाम है 100% होनी है, तो आप अभी से तैयारी करते रहिए। चुनाव के नाम से आप सभी को तैयारी का थोड़ा सा समय मिल चुका है, तो उस जो समय मिला हुआ है उस पर आप अधिक से अधिक फ़ायदा उठाइए। चैनल में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल घंटे का ज्वाल बटन उसको भी प्रेस कर ले, ताकि इस चैनल पर आपको जो भी क्लास मिले या जानकारी मिले वो अपडेट आप तक अवश्य पहुँचे। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ है इस वीडियो के नीचे में, तो आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको तमाम प्रकार के PDF उपलब्ध कराए जाते हैं। बहुत सारी जानकारी आपको वहाँ पर अपडेट की जाती है, चाहे जॉब से रिलेटेड हो या एग्ज़ाम्स है या अन्य जानकारियाँ, सभी की नोटिफिकेशन वहाँ पर आपको उपलब्ध कराई जाती है। या टेलीग्राम में आप डीके जनरल स्टडी सर्च करेंगे तो आपको ग्रुप मिल जाएगा और टेलीग्राम में सीधे आप वहीं से ज्वाइन हो सकते हैं। तो ये क्लास है, कंटिन्यू क्लास मैं आप सभी के लिए करा रहा हूँ। लगभग ये चौथे नंबर का क्लास है जो बाल मनोविज्ञान है। साथ ही साथ आप पुराने जितने भी क्लासेस नहीं देखे होंगे, अगर इस चैनल पर आप नए होंगे तो मैं अलग से हॉस्टल वार्डन का प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, तो सारी क्लासेस आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। लगभग 60+ क्लासेस आपको देखने को मिलेगा, तो सभी क्लासेस आप कर लीजिए, आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। सभी को वहाँ पर आपको क्लास देखने को मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर मैं जल्दी से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर जो क्वेश्चन है, क्रिया प्रसूत मुख्यतः बल देता है तो शिक्षक पर, वातावरण पर, पुनर्बलन पर या अधिगम सामग्री पर। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, पुनर्बलन पर। यहाँ पर जो क्रिया प्रसूत मुख्यतः बल देती है। दूसरा है, समयानुसार शिक्षा के संदर्भ में भाषा शिक्षण के लिए अनिवार्य क्या है। तो जो समयानुसार शिक्षा होती है उसके संदर्भ में भाषा शिक्षण के लिए जो अनिवार्य क्या होती है, तो विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का उपयोग, व्याकरणीकरण का, संकल्पनाओं का अधिकाधिक अभ्यास या एकांकी शिक्षण में सभी की भागीदारी या भाषा कौशलों का उपयुक्त अभ्यास। तो समयानुसार शिक्षा के संदर्भ में भाषा शिक्षण के लिए क्या अनिवार्य है, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का उपयोग होना भाषा शिक्षण के लिए जो शिक्षा के संदर्भ में समयानुसार होती है। अगला है, क्रिया प्रसूत अनुकूलन में पुनर्बलन निर्भर करता है। तो उद्दीपक की प्रकृति, अनुक्रिया की प्रकृति, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, अनुक्रिया की प्रकृति जो क्रिया प्रसूत अनुकूलन में पुनर्बलन को क्या करती है, यहाँ पर निर्भर रहती है किसके, अनुक्रिया की प्रकृति के अनुसार। अगला है, विभिन्नताओं का नियम प्रतिपादित किया है। तो विभिन्नताओं का नियम किसने प्रतिपादित किया है, तो डार्विन ने, सोरेनसन ने, पावलोव ने या इनमें से कोई नहीं। तो विभिन्नता का जो नियम किसने प्रतिपादित किया है, तो उसका सही आंसर यहाँ पर डार्विन ने हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धीमी गति से, देखिएगा यहाँ पर, धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए अधिक उपयोगी सिद्धांत किसने दिया है। तो जो धीमी गति से बच्चे सीखते हैं, तो उसके लिए जो अधिक उपयोगी सिद्धांत को किसने दिया है, कोल्हर ने, थार्नडाइक ने, हल ने या थर्स्टन ने। तो किसने इसका सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, तो उसका सही आंसर थार्नडाइक हो जाएगा। अगला, 1912 में किस संप्रदाय का प्रतिपादन हुआ। तो 1912 में किस संप्रदाय का प्रतिपादन हुआ, गेस्टाल्ट संप्रदाय, प्ररक संप्रदाय, मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय या सहचार्यवाद संप्रदाय। तो 1912 में किस वाद का यहाँ पर उद्गम हुआ था, या तो उसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा प्ररक संप्रदाय। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें ऐच्छिक व्यवहार उसके परिणामों से शक्तिशाली व कमज़ोर होता है। तो इनमें से कौन से ऐच्छिक व्यवहार है जिसके परिणाम से शक्तिशाली व कमज़ोर होता है। तो प्राचीन अनुबंध है, क्रिया प्रसूत, शुद्ध अधिगम या स्वतः अधिगम। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, क्रिया प्रसूत। अगला है, जेम्स ड्रेवर ने मनोविज्ञान को किस प्रकार का विज्ञान माना है। तो जेम्स ड्रेवर ने जो मनोविज्ञान है, मन के विज्ञान है, उसको किस प्रकार का विज्ञान मानता है या माना है, अशुद्ध विज्ञान, आंशिक विज्ञान, शुद्ध विज्ञान या व्यवहार का शुद्ध विज्ञान। तो शुद्ध विज्ञान, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीखने का, यहाँ पर करना, सीखने का करना कौन से पक्ष से संबंधित है। तो सीखने का गतिक क्षेत्र, सीखने का मनोवैज्ञानिक क्षेत्र या सीखने का संज्ञानात्मक क्षेत्र या सीखने का भावात्मक क्षेत्र। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, सीखने का गतिक क्षेत्र। अगला है, निम्नलिखित में से चिंपांजियों पर प्रयोग किसके द्वारा किया गया। तो चिंपांजियाँ जो बंदर थी, जो एक प्रकार है बंदर का, जो इनमें से किसने इसके ऊपर प्रयोग किया था सबसे पहले, तो कोपका द्वारा, वदीमर द्वारा, कोल्हर के द्वारा या उपयुक्त सभी। तो उसका सही आंसर
यहाँ पर कोप्का के द्वारा हो जाएगा, जिन्होंने चिंपांजियों पर क्या किया था, प्रयोग किया था। दोस्तों, जिस भी अभ्यर्थी को छात्र अधीक्षक का मॉडल गेसिंग पेपर लेना है वो मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पर आप सभी के लिए बेहतरीन मॉडल गेसिंग पेपर बनाया हूँ, जो कि 15 मॉडल गेसिंग पेपर रहेगा PDF के माध्यम से, जो कि उत्तर सहित रहेगा, जिसमें प्रत्येक सेट में 150 प्रश्न सिलेबस वाइज रहेगा। सबसे पहले आपका यहाँ पर 1 से लेकर 50 तक कंप्यूटर के प्रश्न रहेंगे, उसके बाद हिंदी के प्रश्न 10 प्रश्न, फिर अंग्रेजी के 10 प्रश्न, उसके बाद गणित के 20 प्रश्न, इंडिया जीएस के फिर 15 प्रश्न, उसके बाद करंट अफेयर के यहाँ पर 15 प्रश्न, छत्तीसगढ़ जीएस के 20 प्रश्न, उसके बाद आपके बाल मनोविज्ञान के 10 प्रश्न। तो इस तरह सेट वाइज बनाया हुआ है, 1 से लेके 150 तक क्रम वाइज, जैसे सिलेबस आपका रहेगा, जैसा आपका एग्ज़ाम होगा सेम इसी पैटर्न पर, और बेहतरीन क्वेश्चन का सिलेक्शन किया गया है आपको एग्ज़ाम में आने लायक। तो जो भी अभ्यर्थी लेने के इच्छुक है, जो भी ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं, मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। और मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बता दूं, कंप्यूटर का टोटल जो प्रश्नों की संख्या रहेगी सभी सेट मिलाकर 750 प्रश्न, हिंदी के 150, इंग्लिश के 150, गणित के 300 प्रश्न, इंडिया जीएस के यहाँ पर 225, करंट अफेयर के 225, छत्तीसगढ़ जीएस के 300 प्रश्न, बाल मनोविज्ञान के 150। इस तरह कुल प्रश्नों की संख्या 2250 प्रश्न रहेंगे, सभी अति महत्वपूर्ण रहेगा और आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिट, काफ़ी मददगार साबित होंगे। जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, आप ज़रूर परचेस करिए। और इसके लिए यहाँ पर मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं 782825 इस नंबर पर, और व्हाट्सएप पर तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला जो क्वेश्चन है। प्रतिभाशाली बालक 50% मित्र बनाने की इच्छा रखते हैं, 80% धैर्यवान होते हैं, 96% अनुशासन प्रिय होते हैं। वह मानना है ब्यूटी नन स्पेयरमैन या विलफ। तो किसका मानना है? तो उसका सही आंसर यहाँ पर स्पेयरमैन का हो जाएगा। अगला प्रश्न, शिक्षण अधिगम की सूचना प्रक्रिया इंफॉर्मेशन प्रोसेस जिस अधिगम सिद्धांत से संबंधित है वह है, तो कौन से सिद्धांत से संबंधित है? व्यवहारवाद के सिद्धांत से, संज्ञानात्मक सिद्धांत से, सहर्षवाद या गेस्टलवाद। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो उसका जो सही आंसर है बी हो जाएगा, संज्ञानात्मक सिद्धांत से। अगला क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो सीखने की जो प्रक्रिया है या क्रिया है विद्यार्थियों के द्वारा जो त्रुटि के संबंध में, तो कौन से यहाँ पर जो सर्वोत्तम कथन है? तो विद्यार्थियों को कभी भी गलती नहीं करना चाहिए, त्रुटियों अधिगम प्रक्रिया का भाग है। विद्यार्थी की लापरवाही के कारण त्रुटियाँ होती हैं, कभी कभी विद्यार्थी त्रुटि कर सकता है। तो हमारे हिसाब से क्या होगा? तो चलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। त्रुटियाँ अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है। सिखाने की प्रक्रिया में चाहे विद्यार्थी हो या अध्यापक हो, कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं। अगला है, प्रयास व त्रुटि किस नियम पर आधारित है? प्रयास और त्रुटि कौन से नियम पर आधारित है? तो आंशिक क्रिया, बहु अनुक्रिया, मनोवृत्ति या सहचर्य परिवर्तन। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बहु अनुक्रिया हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त कथन है। तो शिक्षा जो मनोविज्ञान है उसके संदर्भ में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त माना गया है? तो पहला है, शिक्षा मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की एक शाखा है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की शिक्षा के क्षेत्र में एक शाखा है। शाखा मनोविज्ञान मनोविज्ञान अध्यापन एवं शिक्षण है। शिक्षा मनोविज्ञान मन का शिक्षित विज्ञान है। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो उसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की शिक्षा के क्षेत्र में एक शाखा है। अगला है, अब 3 शिक्षार्थी अंग्रेजी पढ़ते हैं, जिनके यहाँ पर जिनके अलग अलग लक्ष्य हैं। अ विषय रोचक है, ब भावी जीवन में काम आलेख है, बी है कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना है, व स परीक्षा उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड प्राप्त हो जाए। निष्पादन अपेक्षा वह निपुणता का सही क्रम बताइए। तो जो सही क्रम है कौन सा आगे यहाँ पर आना चाहिए? तो चलिए इसका देख लेते हैं। तो इसका जो सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। सबसे पहला ब है, फिर स, फिर अ है। तो इस तरह से यहाँ पर आपके निपुणता जो है निष्पादन अपेक्षा की, तो अ ब स शिक्षार्थियों के लिए ये क्रम आपके लिए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा के लिए किस मनोवैज्ञानिक ने शिक्षा शास्त्रियों को ध्यान केंद्रित किया है? तो बाल जो केंद्रित शिक्षा के लिए किस मनोवैज्ञानिक ने शिक्षा शास्त्रियों को जो ध्यान है केंद्रित किया है? तो कोल्हर है, फ्रायड है, रूसो है, स्किनर। तो इसका सही आंसर यहाँ पर रूसो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम है। तो अंतर्दृष्टि जो अधिगम का परिणाम है तो पुनर्बलन है, उद्दीपन अनुक्रिया का है, सामग्रीकृत प्रत्यक्षीकरण का है या उद्दीपन सामान्यीकृत का है। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, सामग्रीकृत
कृति या प्रत्यक्षीकरण का है। अगला है शारीरिक परिवर्तन के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो अभिवृद्धि, विकास। अगला प्रश्न है शारीरिक परिवर्तन के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो अभिवृद्धि है, विकास, परिपक्वता या उपयुक्त सभी। तो उसका राइट आंसर यहाँ पर अभिवृद्धि हो जाएगा, ए वाला आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वर्तमान में नई शिक्षा नीति किस वर्ष लागू हुई? तो 2018, 2019, 2020 या 2021। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। वर्तमान में जो शिक्षा नीति चल रही है 2020 है। अगला है मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, यह कथन किसका है? तो मनुष्य के जो अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, तो यह कथन किसका है? तो महात्मा गांधी है, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो उसका सही आंसर स्वामी विवेकानंद हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है नई शिक्षा नीति 2020 किस वर्ष में आय शिक्षा नीति की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था? तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ न कुछ सालों के बाद शिक्षा नीति चेंज होती रहती है। तो अभी हाल ही में शिक्षा नीति फिर चेंज होने वाली है, आप सभी को मालूम होगा। 2024 इसी साल से या अगले साल से यहाँ पर नई शिक्षा नीति स्टार्ट हो जाएगी। तो नई शिक्षा नीति 2020 के लिए वर्ष में आय शिक्षा नीति की कमियों को दूर करने के लिए था। तो 1982, 1992, 1976 या 1986। तो उसका राइट आंसर 1986 हो जाएगा। अगला प्रश्न है नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा के साथ निम्न में से किस मंत्रालय का नाम परिवर्तित किया गया है? तो कौन सा परिवर्तित किया गया था? तो मानव संसाधन मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, जनजातीय कार्य या कानून एवं न्याय मंत्रालय। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा, मानव संसाधन मंत्रालय का नाम यहाँ पर शिक्षा मंत्रालय के रूप में रखा गया था। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में किस वर्ष संशोधन किया गया है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में किस वर्ष संशोधन किया गया? 1988, 1990, 1992 या 1994। तो उसका राइट आंसर 1992 हो जाएगा। अगला है नई शिक्षा नीति 2020 किसकी अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है? के कस्तूरी रंजन, शिवरमन रंजन गोगोई या इनमें से कोई नहीं। तो उसका सही आंसर के कस्तूरी रंगन हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नई शिक्षा नीति 2020 किन व्यक्तियों की रचनात्मक क्षमता के विकास पर विशेष बल देता है? तो यहाँ पर गरीब व्यक्ति है, अमीर व्यक्ति, पिछड़े व्यक्ति या प्रत्येक व्यक्ति। तो चलिए यहाँ पर इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, प्रत्येक व्यक्ति के लिए। अगला है नई शिक्षा नीति 2020 की शैक्षणिक संरचना निम्न में से कौन सी है? 5 धन 3 इस तरह से दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिया है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 5 धन 3, 3 धन 3, उसके बाद 3 धन 4 ऐसा रहेगा। अगला है नई शिक्षा नीति 2020 के तहत किस वर्ष तक कक्षा 3 स्तर तक के बच्चों के लिए आधारभूत कौशल सुनिश्चित किया जाएगा? तो यहाँ पर देख सकते हैं नई शिक्षा नीति 2020 के तहत जो है कक्षा 3 स्तर के बच्चों के लिए जो आधारभूत कौशल सुनिश्चित किया जाएगा। तो 25 तक, 28 तक, 30 तक या यहाँ पर 35 तक। तो उसका सही आंसर यहाँ पर 25 हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है बुनियादी साक्षरता और संख्यानात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना का प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? तो NCERT, SCERT, HHRO या इनमें से कोई नहीं। तो उसका सही आंसर सी हो जाएगा, HHRO। इसके तहत ये यहाँ पर जो प्रस्ताव किया गया है। अगला है नई शिक्षा नीति 2020 के तहत किस कक्षा तक शिक्षा में मातृभाषा या स्थानीय भाषा को अध्ययन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है? तो कक्षा 5वीं, 8वीं, 10वीं या 12वीं। तो इसका सही आंसर कक्षा 5वीं हो जाएगा। अगला प्रश्न है नई शिक्षा नीति के अनुसार किस कक्षा में शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर दिया जाएगा? तो कक्षा 11वीं, 9वीं, 7वीं, 6वीं। तो उसका राइट आंसर यहाँ पर कक्षा 6वीं हो जाएगा। तो जहाँ पर व्यावसायिक कोर्स के रूप में कोई ना कोई यहाँ पर जो सब्जेक्ट रहेगा जिससे एक